छठी किस्त। दूसरे दिन बैंक पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने इमरान को अपने कमरे में बुलाया और कल जो कुछ यहाँ हुआ तो बताया। वो मुंह खोले हैरत से मेरी बात सुनता रहा। हैरान कुन बल्कि नाकाबिल यकीन बात है खान साहिब। वो मेरे खामोश होने के बाद बोला, अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं भी यही कहता। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बाहर निकल गया। इसकी वापसी में ज्यादा देर ना लगी। खान साहिब, मैंने अशरफ से पूछा, है वो कस्में खाता है? कहता, बेशक इससे हल्फ ले लेना, उसने किसी को अंदर आने दिया है और न किसी को देखा है। खान साहिब, उसे इस बैंक में मुलाजमत करते हुए 7 साल हो गए हैं। आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। 5 वक्त का नमाजी और अपनी ड्यूटी का पाबंद है। फिर वो सब किया था, मैं बुरी तरह उलझ गया। मैं खुद हैरान हूं इस बैंक में मुझे 12 साल हो गए। इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ, ना इसलिए का कोई आदमी यहाँ आया। अच्छा ये बताओ, यहाँ हिंदू रहते हैं कहीं आसपास? यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर सपेरों की एक बस्ती है। वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो तो बहुत गरीब और बेचारे किस्म के लोग हैं। गलियों में घूम फिर कर सांप का तमाशा खाते और भीख मांगते हैं। हाँ, छोटी मोटी चोरियां जरूर करते हैं अगर दाव लग जाए। इसके अलावा उनके बारे में कभी और कोई बात नहीं सुनी। उसने बताया, अलिफ छा छोड़ो इस बात को, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर वो दोबारा आया तो देख लेंगे। हम कुछ देर बैठे बातें करते रहे। फिर वो अपनी सीट पर चला गया। मैं भी अपने काम मसरूफ हो गया। फसल की कटाई हो चुकी थी। इन दिनों में बैंक में काम ज्यादा होता था। काम करते करते 5 बज गए। छठी के वक्त हम बाहर निकलने लगे तो इमरान कहने का, खान भाई, मैंने एक मकान आपकी रहाइश के लिए देखा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 कमरे, बाथरूम और सहन है। ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस गुजारा है। रहने दो इमरान, इतना खूबसूरत बंगला छोड़ कर सामा 2 कमरों के तंग से मकान में कभी ना जाएगी। वैसे भी अब वो एडजस्ट हो चुकी है और उसके बाद कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। दरअसल मुझे तो पहले ही यकीन न था कि इस घर में ऐसा कोई फजूल चक्कर है, लेकिन साइमा की वजह से परेशान था। इसके बाद खत्म हो गए। दूसरे दिन जब मैं बैंक जाने लगा तो साइमा ने मुझे याद दिलाया कि माली और पौधों का बंदोबस्त करना है। शाम को जब हम आने लगे तो मैंने इमरान से माली और पौधों का जिक्र किया। वो कहने का, मेरे एक दोस्त हैं रज़ाक साहिब, उन्होंने बहुत बड़ी नर्सरी बनाई हुई है। चलकर उनसे पौधे भी ले आते हैं, वहीं से माली का बंदोबस्त भी हो जाएगा। दोपहर को बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। मेरा मकसद शहर के रास्तों से वाकिफियत हासिल करना भी था। हम दोनों गुप शिप करते चले जा रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। मैं चौंक कर मुड़ा। वो से मेरी कमीज पकड़ ली। मैं चौंक कर मुड़ा। वो एक मेला कुचला मलंग था। इसके सर और दाढ़ी के बाल तहाशा बड़े हुए थे और वो लाल अंगारा आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। अचानक उसने हंसियानी अंदाज से कहकहा लगाया। पकड़ा गया, आखिरकार पकड़ा गया। इस बार उसका शिकार तो है, सुन लिया। इस बार उसका शिकार तो है। मैंने जेब में हाथ डाला था कि असको कुछ दे सिक्कों। लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। पागल है बेचारा, किसी ने कहा। वो सब से बेनियाज मेरी आंखों में देख रहा था, जिनमें अजीब सी कशिश थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। उसने नोट मुंह में डाला और निगल गया। फिर कहकहे लगाने लगा। इमरान ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, बाबाजी, अब हमें जाने दो। इसने इमरान की बात पर जरा ध्यान ना दिया। साधु क्या कहता था, इसने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की। मैं बुरी तरह चौंक गया। सब कुत्ते इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तो तुझ पर आशिक हो गई है। वो सीधा मेरी आंखों मैं देखता हुआ बोला, बीवी के पलों से बंध जा। सुना मैं क्या कह रहा हूं? उसने सरगोशी की। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबाजी। आप क्या कह रहे? मैं वाकई कुछ ना
समझा था रहमत है तो कुछ नहीं समझेगा। आग से न खेल, वो तो आग है, आग जल जाएगा। हा उसने एक वहशियाना कहा लगाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने इमरान की तरफ देखा, वो मुस्कुरा कर बोला, बेचारा पागल है। मैंने नफी में सर हिलाया। तुमने शायद इसकी बात गौर से नहीं सुनी। वो कह रहा था साधु किया कहता था वाकई मैंने नहीं सुना। इमरान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसने मेरे कान में सरगोशी की थी। मैंने कहा हम दोबारा चल पड़े। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मलन की बातों का क्या मतलब था। कब वो साधु को जानता है वो किसकी बात कर रहा था। कौन आग है? बीवी के पिलो से बंध जा। इसका मतलब भी मेरी समझ में ना आया, बल्कि सच पूछें तो मैं इसकी कोई बात ना समझ सका था। अजीब बेरब्त बातें कर रहा था। साधु ने भी कुछ बेमानी सी बातें की थी। नर्सरी से पौधों और माली दोनों का बंदोबस्त हो गया था। वापसी पर मेरी नजरें इसी मलन को तलाश करती रहीं, पर वो ना मिला। घर पहुंचकर मैंने साइमा को बताया कल माली और पौधे पहुंच जाएंगे। वो लान में जाकर जगह देखने लगी जहां कल इसने माली से पौधे लगवाने ने थे। बच्चे अंदर कमरे में बैठे खेल रहे थे। मैं बेड पर लेट गया। मेरे ज़हन में अभी तक इस मलन की बातें गूंज रही थीं। साधु क्या कहता था, इसकी सरगोशी जैसे अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। खाना लाओ खान साहब। सामा ने अंदर जाकर पूछा, हाँ ले आओ। मैंने कहा। सबने वहीं बैठकर खाना खाया। शाम होने को थी। सर्दी में इजाफा होने लगा था। खाना खाने के बाद बच्चे सो गए। क्या बात है आप कुछ परेशान हैं जब से बाहर से आए हैं? मैं देख रही हूं अब चुप से है। खैरियत तो है। साइमा ने मेरे पास बैठते हुए पूछा, नहीं परेशानी की तो कोई बात नहीं, बस काम की ज़ियादती, इसलिए इसके बारे में सोच विचार कर रहा था। मैं इसे साधु और मलन की बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं सोच रही थी कि हम सब कुछ दिनों के लिए लाहौर चले। अब 2-3 दिन की छठी ले लें। सच मेरा बड़ा दिल कर रहा है सबसे मिलने को। मुझे तो शायद छठी ना मिल सके और इतनी जल्दी छठी में लेना भी नहीं चाहता। तुम चली जाओ बच्चों को लेकर, मैंने कहा। इस ने नफी ने सर हिलाया। क्यों? मैंने इस की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कमाल करते हैं आप भी। खाना कहां से खाएंगे? इतनी दूर जाकर कम से कम 1 हफ्ता तो रहना पड़ेगा। इतने दिन आपकी जरूरियात का ख्याल कौन रखेगा? वो ऐसी ही थी हरदम मेरा ख्याल रखने वाली। इसीलिए तो कहता हूं दूसरी शादी करने दो। एक बीवी अगर कहीं जाए तो दूसरी ख्याल रखने को मौजूद हो। मैं ने हंसते हुए उसे छेड़ा, ठीक है कर लें, दूसरी शादी में चली जाती हूँ। अब जी भर कर इसके साथ रह लें। आपकी हसरत पूरी हो जाएगी। इसने गुस्से से कहा और उठकर जाने लगी। मैंने इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो अपने ध्यान में थी। झटका खाकर मेरे ऊपर आन गिरी। सिया घने बाल मेरे चेहरे पर फैल गए। मैंने एक गहरी सांस ली। इसके वजूद की खुशबू से मैं मुअत्तर हो गया। हुसैन आंखें पानियों से भर गई थीं। इस किस्म का मजाक में भी इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने इसका हुसैन चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अरे बेवकूफ, मैं मजाक कर रहा था। तुम तो सीरियस हो गई। इस ने डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जे हों। इस दिन में अपनी जान दे दूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। मैं दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। मेरे इस अंदाज पर हंस पड़ी। सो आइंदा ऐसा मजाक नहीं करना। वो बोली। मैंने इसकी नाक को चुटकी में पकड़कर कहा, ठीक है मलिका आलिया, गुलाम आइंदा इस बात का ध्यान रखेगा। उसने मुस्कुरा कर सरसबात में हिलाया। मेरे मजबूर करने पर वो दूसरे दिन बच्चों के साथ लाहौर चली गई। उन्हें कोच में बैठा कर
मैं बैंक चला गया। थोड़ी देर बाद मोहम्मद शरीफ इजाजत लेकर अंदर आ गया। वो इसी बैंक में क्लर्क था। नहायत मुत्तकी और परहेजगार इस्म बमुसम्मी था। चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। पाबंद शर्त था। हर वक्त वो जिक्र इलाही में मसरूफ नजर आता। बैंक का सारा अमला इसकी इज्जत करता था। अंदर आ सकता हूँ जनाब? वो दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था कि आए शरीफ साहब, अब बिला इजाजत अंदर आ जाया करें। पूछा ना करें में के एहतराम में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ कि क्या बात है। उसने अदब से मेरे साथ मुसाफहा किया और कहने का खान साहिब, परसों मेरे बेटे का अकीका है। मेरी ख्वाहिश है आप इसमें शिरकत कर कि मुझे इज्जत बख्शें। क्यों नहीं आप बुलाइए तो मेरे लिए खुशी की बात। एक नेक इंसान अपनी दावत में बुलाया। जनाब क्यों शर्मिंदा करते हैं? अब बड़े अफसर हैं हम तो आपके खादिम हैं। वो सरापा इंकिसार बन गया। ऐसी बात नहीं। बड़ी तो सिर्फ खुदा ताला की जात है। इसके बंदे तो सब बराबर हैं। ये दर्जा बंदियां भी इसी की बनाई हुई हैं ताकि दुनिया का निजाम एहसन तरीके से चलता रहे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बड़ी जात सिर्फ अल्लाह की है। वो एक जज्ब के आलम में बोला तो फिर मैं तवक्को रखूं कि आप तशरीफ लाकर मेरी इज्जत अफजाई करेंगे। क्यों नहीं शरीफ? मैं बखुशी आऊंगा। शुक्रिया जनाब। इस्लाम अलैकुम। उसने जाते जाते सलाम किया। 5:30 बजे में बैंक से निकला और पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। मैं खिरामा चला जा रहा था कि अचानक मेरी नजर इसी मलंग पर पड़ी जो कल हमें मिला था। मैं जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। मैं तकरीबन दौड़ रहा था। उसने अपने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुरा कर अपनी रफ्तार और तेज कर ली। मैं जितना तेज चल सकता था चल रहा था, लेकिन इसके और मेरे दरमियान फासला बरकरार रहा। बाजार से निकलकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही हम शहर से बाहर आ गए। वो कभी कभी मुड़कर मेरी तरफ देखता, मुस्कुराता, फिर अपनी रफ्तार मजीद तेज कर लेता। मुझे इसकी तेज रफ्तारी पर हैरत हो रही थी। अब खेत शुरू हो चुके थे। चलते चलते हो एक खेत के किनारे रुक गया। मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर ली। अचानक मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं मुंह के बिल गिर पड़ा। सख्त चोट आई। गत्ते बुरी तरह छल गए। पेंट भी इस जगह से फट गई। जल्दी से उठकर मलंग की तरफ देखा, लेकिन वो गायब था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे तो जैसे जमीन खा गई थी। खेतों में फसल भी ना थी के मैं सोचता वो फसलों में घुस गया होगा। मैं जल्दी से इस जगह पहुंचा जहां वो मेरे गिरने से कब्ल खड़ा था, लेकिन उसका कहीं नाम और निशान न था। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। चौंक कर देखा तो मेरे पीछे वही साधु खड़ा था जो बैंक का वक्त खत्म होने के बाद ना जाने किस तरह अंदर दाखिल होने और कमरे से निकलने के बाद गायब हो गया था। अब वो मेरे सामने खड़ा बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। किस कारण इतना बेकल हो रहा है? बालक से तलाश रहा है। इसकी आंखों में मानी खेज चमक थी। मलंग के नजरों से ओझल होने से मैं पहले झंझलाया हुआ था। इस पर वो मनहूस साधु फिर मेरे सामने अकेला हुआ। किसी को नहीं मैंने रखाई से जवाब दिया, अब तेरे क्या विचार है? मैंने इस दिन तुझसे एक सवाल पूछा था, मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। उसने बड़े गंभीर लहजे में कहा, तुम कौन हो? पहले तो ये बताओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने कुछ सोच कर नर्म लहजे में कहा। इसके मोटे भद्दे होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई।